बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड लेक्चर पे आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर आप सबने देख लिया होगा, उसमें हम लोगों ने चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था बच्चों। उस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए गए थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी चीजें वो कर ली होंगी, लिखी होंगी, अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर पे हैं और इसमें हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कैसे है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलिए सभी लोग पेन पेपर ले लीजिएगा, हेडफोन लगा लीजिए और अपने नोट्स साथ साथ लिखते रहिए, समझते रहिए। कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने पहली बार दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि इन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, आगे आप लोग पढ़ेंगे इस बात को, उसकी वजह से फोर्स लगता है। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि कूलम्ब्स ने क्या बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 बच्चों और एक चार्ज है Q2, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को ध्यान से समझिएगा। इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, ठीक, अच्छा ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होता है बच्चों, ये सरफेस टू सरफेस नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो कूलम्ब ने ये बोला, ठीक है। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। इस बात को आराम से लिख लीजिए। क्या कूलम्ब्स ने क्या बोला, उनका स्टेटमेंट क्या था, the force between two charges is directly proportional to the product of the charges and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो कूलम्ब्स ने जो पहली बात बोली बच्चों, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है बच्चों। अगर इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पूरा फोर्स बन जाता है। और इसको फर्दर लिखे बच्चों, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के अक्सर यहाँ पे K लिखा जाता है, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों कि कुछ समय तक आप लोग इस K को K ना लिख के, इसकी जो वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक वैल्यू है बच्चों 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ कितनी होती है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं आप, K को ही बनाने देंगे, R को इधर लेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है बच्चों। ध्यान रखिएगा ये SI यूनिट में है वैल्यू, किसमें है, SI यूनिट में, ठीक है। इन सीजीएस, ध्यान रखिएगा बच्चों, इन सीजीएस इस K की वैल्यू 1 होती है। ये बहुत कम जानने को मिलता है बच्चों, इसको याद रखिएगा। सीजीएस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है, ये बात सभी लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब एक एक चल करके चीजों को समझते हैं। ये फोर्स है, ठीक। कूलम्ब्स के कुछ रूल्स थे बच्चों। पहली बात, पहला जो इनका कंडीशन जो थी वो क्या थी, वो ध्यान से समझिएगा। कंडीशन थी बच्चों कि ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होंगे, इसके बीच फोर्स लगेगा, हमेशा पॉइंट चार्ज के बीच लगेगा। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या, बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है, या ये कह लीजिए कि अगर छोटा चार्ज है तो छोटा सा मास होगा। अगर हम उसको मूव कराएं तो अपनी साइज से ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऐसी चीजों को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर मास है तो पॉइंट मास बोलते हैं, चार्ज है तो पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये फोर्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कैलकुलेट होगा। मतलब ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे इस पाथ पे इस फोर्स नहीं लगा सकता, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के, यानी कि एक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, पर दोनों के सेंटर मिलने चाहिए। दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाना है, किससे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना, ठीक है। पॉइंट चार्जेस हो गए, ठीक। ये तो कूलम्ब्स लॉ की इस फोर्स से रिलेटेड बातें हैं, फटाफट इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ बच्चों। क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, कूलम्ब का स्टेटमेंट है, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी एक साथ मिला दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया बच्चों तो K लिखा। इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब पे आएंगे अभी हम लोग। और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, SI यूनिट में। सीजीएस सिस्टम में इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों 1 होती है, ठीक है। ये बहुत कम आपको कहीं देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट देखिए अप्लीकेबल कहाँ है, पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। दूसरी बात, एक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी, हाँ या ना। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसमें कुछ बातें हैं, थोड़ा सा उसको और ध्यान से देखते हैं। देखिए ये लॉ बहुत ही आसान है, पर इस पे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो हमेशा से ही कठिन रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पॉइंट चार्ज के अलोंग लगता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा, पॉइंट चार्ज के बीच लगता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा, हाँ या ना। अब चलिए इस बात करते हैं इस पे। इसमें देखिए लिखा है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा है बच्चों, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात आपको आप समझनी होगी बच्चों, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी, जिसमें ये जो सर्कल बना है ना, जीरो जिसको आप समझते हैं, इसको नॉट पढ़ते हैं हमेशा हम लोग। ये क्या बता रहा होता है, किसी भी क्वांटिटी में अगर ये नॉट लगा हो तो इसका मतलब समझिएगा उसकी वैल्यू एयर में, यानी वैक्यूम में, इसमें एयर में बोलिए या फिर वैक्यूम में बोलिए बच्चों। जैसे मैंने लिखा A नॉट, मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब A की वैल्यू एयर में कितनी है, 3। इस A की वैल्यू एयर में कितनी है, 3। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आज से फिजिक्स में जब भी किसी क्वांटिटी पे A नॉट दिखेगा, इसका मतलब क्या है, उस क्वांटिटी की वैल्यू एयर में दी गई है। जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12
ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी का रिवर्स हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो इसकी सिंपल सी बात है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना? क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समझ में आ रही है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये क्या बता रहा है बच्चों कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन यानी चार्ज का फ्लो, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो यही बातें बताता है। अगर ये एयर में है तो इसका मतलब यार की परमिटिविटी इतनी है, देखिए बहुत कम होती है। ये परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, ये परमिटिविटी बच्चों जितनी ज्यादा होगी उतना ही चार्ज का ट्रांसफर इजिली हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए, ठीक है? तो ये बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। एप्सिलॉन नॉट की बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या ये बात क्लियर है, ठीक? चलिए, एप्सिलॉन नॉट का ये डायमेंशन है बच्चों, मुझे उम्मीद है डायमेंशन आपको क्लियर होगा, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब 12th में तो डायमेंशन नहीं पूछता, लेकिन कंपटीशन में बच्चों कई बार डायमेंशंस पे क्वेश्चन होते हैं। जनरली नीट वगैरह में तो पहला दूसरा क्वेश्चन ही डायमेंशन पे बेस्ड होता है, हाँ या ना? तो क्या ये बात क्लियर है, ठीक? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की ये वैल्यू है, इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है? इसके को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट, कई सारी बातें इसको बोली जाती है, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल ही इस पे जनरली बेस्ड होते हैं बच्चों। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एफ का जो फार्मूला है आप हमेशा कैसे याद रखेंगे? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप हमेशा इस फार्मूले को ऐसे याद रखिएगा, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला ये फोर्स का फार्मूला है। दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बच्चों ये फोर्स का फार्मूला है, ठीक? कहीं भी दो चार्ज हो, अगर फोर्स पूछे, इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछे, तो जनरली चार्ज के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लगेगा अगर मोशन में नहीं है, ठीक है? तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है बच्चों, क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चार्ज तो कहीं पे भी हो कोई बात नहीं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, वो ये बता रहा है कि जो दोनों चार्ज हैं वो एयर में प्लेस्ड हैं, जो दोनों चार्ज हैं वो वैक्यूम में प्लेस्ड हैं। कहाँ प्लेस्ड है बच्चों? वैक्यूम में प्लेस्ड है, यानी कि एयर में। हम लोग अपने लिए एयर समझते हैं, ठीक है? ये दोनों चार्ज कहाँ प्लेस्ड है? एयर में प्लेस्ड है, हाँ या ना? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्लियर है बच्चों? तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूज कर रहा हो, इसका मतलब एयर में। अब एक गलती यहाँ पे समझिएगा, अगर केवल के लिखता है जब बच्चा, तो कई बार कंफ्यूज होता है बच्चों, क्योंकि उसी के को आगे चल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। नोटेशन सेम दिखती है तो वाला कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करेंगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट लिखा होने का मतलब ये कहाँ है? एयर में। तो इसको भी मैं एफ नॉट लिख दूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक? हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक चार्ज का सिस्टम है, इस बात को गौर से समझिएगा। एक दो चार्ज के सिस्टम है, बीच की डिस्टेंस आर है, अभी इनके बीच का मीडियम एयर है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है बच्चों, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक? अब इसी चार्ज सिस्टम को मैंने इसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया, ये ऐसा रखा। अब इसको मैंने एक मीडियम में रख दिया, एक मीडियम में रखा जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। जिसकी परमिटिविटी क्या है बच्चों? एप्सिलॉन है, हाँ या ना? किसी भी मीडियम के लिए जब लिखोगे तो एप्सिलॉन लिखते हैं, तो हम यहाँ पे चाहे बच्चों तो ई एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं। एप्सिलॉन एम का मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट, उस नॉट वर्ड का मतलब मैंने क्या समझाया आपको? जैसे आगे लिखा हो, जैसे सी नॉट मतलब कैपेसिटेंस एयर में, पी नॉट प्रेशर एयर का, ठीक? यानी जिसकी वैल्यू है, अगर नॉट लगा इसका मतलब उसकी वैल्यू किसमें बच्चों? वैक्यूम में। क्या ये बात क्लियर होगी, हाँ या ना? ठीक, अब चला इस बात को समझते हैं। इस केस में जब आप फोर्स लिखोगे तो मैंने उसको लिखा बच्चों एफ एम। एफ एम का मतलब मीडियम में फोर्स। दोनों चार्ज को जब किसी मीडियम में लेके चले गए तो फोर्स कितना लगेगा? तो ये तो देखिए, ये तो चेंज होना ही नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज होकर क्या हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नॉट चेंज होकर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एम, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू ये तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, तो चेंज ही नहीं होना है ना, आर तो चेंज ही नहीं होना है, ठीक? क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से समझिएगा इस लॉजिक को बच्चों, ठीक है? गौर कीजिएगा। अब अगर मैं एफ एम अपॉन एफ नॉट कर दूं, एफ एम अपॉन एफ नॉट, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया जाए। अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया जाए बच्चों, तो क्या होगा जरा समझिएगा। इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जरा गौर कीजिए बच्चे, यहाँ पे क्या होने वाला है? Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या मिला? एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। ठीक है बच्चों, इस बात को जरा याद रखिएगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर मैं बच्चों यहाँ से एफ एम इक्वल टू एफ नॉट इंटू, इसको मैं ऐसे लिखूं कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान समझिएगा इसको, एप्सिलॉन नॉट को मैं नीचे ले गया हूं, यहाँ पे लिखा हूं बच्चों। जो ए पार्ट है बच्चों, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आप एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हो, एयर के रिस्पेक्ट में अगर आप उसे फाइंड करते हो बच्चे, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो जरा ध्यान से समझना बच्चों, एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन, इसको बोलते हैं बच्चों के। इसको क्या बोलते हैं? के। अब ये वाला के नहीं है, ठीक? पहले तो इस बात को नोट करिए पहले इतना, फिर उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है? फटाफट लिख लीजिए इसको, ठीक है? वीडियो रोकिए और यहाँ पे इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है? एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। अब उस पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है?
आगे देखिए बच्चे, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो आया है ना, ये एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r, ठीक है, इसी को बोलते हैं k, और इसके कुछ नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ या ना, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा कैपेसिटेंस चैप्टर में होगा बच्चों, फिलहाल के लिए अभी आप क्या समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ या ना, क्या इतनी बात क्लियर है सबको। तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी क्या बोलते हैं बच्चों, SIC, ठीक है, ये तीन नाम है इसके, क्या इसके तीन नाम है बच्चों, कौन कौन से, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और क्या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। अब ध्यान से समझिए, हम इस फार्मूले पे आ चुके हैं, ठीक है बच्चों, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 जो कर रहे थे हम लोग, इसमें जो ये टर्म आया इसको समझ गया सभी लोग। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज से एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार ऐसा होगा ना, मैं इस एप्सिलॉन m यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी के लिए मैं ऐसे लिखूंगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस बात को याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्सिलॉन r अक्सर गिवन होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अक्सर पता होता है बच्चों, जैसे वाटर के लिए 80 होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अक्सर पता होती है बच्चों हमको, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट से, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें आप लोग नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ से, अगला टर्म है बच्चा आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। क्या होती है बच्चों, मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q0, ठीक है, सबकी अपनी एक ओरिजिन से डिस्टेंस है, समझिएगा बात को बच्चों, सबकी अपनी ओरिजिन से एक डिस्टेंस है, ठीक है। मान लीजिए इसका R0 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R1 है, समझ रहे हैं बात को, ठीक। अब आपसे बोला गया कि Q0 वाले पे सबकी वजह से फोर्स बताओ, क्या बोलते हैं बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, किसी एक चार्ज पे बाकी सबकी वजह से फोर्स बताओ, तो सिंपल क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि F0, यानी कि F0 वाले पे सबकी वजह से, तो देखिएगा F0 पे 1 की वजह से प्लस F02, F03 और F04 है तो F04, ठीक है, फिलहाल 3 है तो 3 से निकालेंगे, ठीक। ये क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों, फोर्स ऑन F0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन F0 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन F0 ड्यू टू 3, इस बात को पढ़ना सीखिए पहले, हाँ या ना, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे चार्जेस हो बच्चों और किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स पूछे तो सबकी वजह से कैलकुलेट करके, तो ये सुपरपोजिशन वाली बात आपको क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे इसमें हम लोग, ठीक। तो ये याद रखिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, थ्योरम क्या होती है, कई बार बच्चे इसको समझते हैं कि प्रिंसिपल भी बोलते हैं बच्चों, थ्योरम भी बोलते हैं ना, तो क्या है, एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, बाकी सबकी वजह से निकाल के उसको ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ से कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद एक बात आती है बच्चों, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बच्चों। चलिए इसे देखते हैं, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म का मतलब बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर के टर्म में चीजों को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, इसकी बातें की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम इसको कैसे करते हैं, गौर से देखिएगा, कभी भी ये 2 नंबर का आपके स्कूलों में पूछा जाता है, जनरली आपसे ये कहा जाता है बच्चों कि ये y है, मान लीजिए ये x है, ठीक है। 2 चार्ज है बच्चों, एक चार्ज है Q1, ठीक, 2 चार्जेस हैं बच्चों, पहला चार्ज है आपका Q1 और दूसरा चार्ज है बच्चा Q2, ठीक है। इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के बारे में बताना है। इसका जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो ऐसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है ये बताइए, उसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ को, मोशन का थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस बात को प्रूव करिए आप इसके माध्यम से, ठीक है। तो जब से जो मतलब बढ़िया सवाल जो होगा वो यही पूछा जाएगा, ध्यान समझिए बच्चों। अगर ये Q1 Q2 कहीं रखे हैं तो किसी न किसी ओरिजिन से डिफाइन होंगे, मैंने कहा जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इस लाइन के अलावा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस लाइन के अलावा जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू बतानी है कि Q1 Q2 पे कितना लगाएगा और Q2 Q1 पे, जरा समझने की कोशिश करिए बच्चों। Q1 इसको रिपेल करेगा, Q1 इसको रिपेल करेगा, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करती हैं और एक अपोजिट चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करती है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, किधर करेगा, एक उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग करेगा और किधर करेगा बच्चों, सीधे इधर करेगा, हाँ या ना, ठीक। तो इस पे क्या लिखोगे, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अगर इस पे किया तो 1 पे Q2 ने फोर्स लगाया तो किधर लगाएगा, F12, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, F12, ठीक है। अच्छा 1 से जब 2 पे देखते हैं, 2 से 1 पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं R12 या R21, R12 का मतलब 2 से 1 पे, 2 से 1 पे, ठीक, और R21 2 से 1 की दूरी होगी, 2 1 का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 की दूरी होगी, और 1 2 का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 के बीच में डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर है बच्चों ये बात, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा,
मैंने कहा बच्चों ए पॉइंट अगर ए पे रखा है, ए अगर बी पॉइंट पे रखा है तो देखिएगा बच्चों लेट ओ ए इक्वल टू R1 वेक्टर, ओ बी इक्वल टू R2 वेक्टर, और अगर ए बी निकालना हो बच्चों तो क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ए बी निकालना हो तो ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर के लेक्चर में बताया गया बच्चों ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर के लेक्चर्स होंगे, एक बार जाकर के देख लीजिए, पहले लेक्चर के शुरुआत में बातें बताई जाएंगी, ठीक है। ओ बी कितना है बच्चों R2, ओ ए कितना है R1, ए बी का मतलब क्या हुआ ए से बी, ए से बी R12, R12 इसको क्या लिखोगे R12, ये याद रखिएगा। ऐसे ही बच्चों अगर बी ए लिखना हो तो क्या लिखोगे ओ ए माइनस ओ बी। देखिए बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है बच्चों, ये वेक्टर में बताया गया, ठीक है। वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे देखिए एक बार थोड़ी देर, पोजीशन वेक्टर वाला पार्ट, और फिर अपनी इस बात को समझ जाएंगे। फिर भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम इसको बताने की, ठीक है। अच्छा समझिए ओ ए कितना बच्चों R1, ओ बी कितना है R2, और बी ए का मतलब क्या हुआ R21, हाँ या ना, 2 से 1 की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मैंने कहा भैया F12 या F21 निकाल लेते हैं और F12 निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी, जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी बातें फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के इतनी बातें नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। हमने दो चीजें करनी है बच्चों, ए बी इक्वल टू ओ बी मतलब R2 माइनस R1, और इसको लिख सकते हैं R12, R2 माइनस R1, ठीक है। ए से बी, ए से बी, ठीक है। क्या ये क्लियर है सबको? उसके बाद बच्चों देखिएगा बी ए का मतलब हो गया R1 माइनस R2, इसको लिख सकते हैं R21। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ फोर्स F21 यानी कि दूसरे पे पहले की वजह से, दूसरे पे पहले की वजह से, ठीक है। दूसरे वाले पे पहले की वजह से फार्मूला क्या पढ़ा बच्चों आपने, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे पे लगा रहा है पहले की वजह से, तो ए बी हुआ ना, ए बी क्या है बच्चों R12, ए बी क्या है R12, यहाँ क्या आएगा R12 के मॉड का स्क्वायर, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलिए 1 से 2 पे लगा रहा हो ना, तो 1 से 2 के लिए क्या हुआ ए बी, और ए बी क्या है R12 यानी R2 माइनस R1 ये लिखा। अब करना है बच्चों वेक्टर फॉर्म में, तो ध्यान से समझिए, वेक्टर फॉर्म में एक बात बताई जाती है बच्चों वेक्टर में कि अगर ये तो देखिए ध्यान से, ये सब मैग्नीट्यूड है, ये क्या है बच्चों, ये सारा मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो, तो उस पूरे फार्मूले में ये ढूंढो कि इसमें से वेक्टर कौन है, इसमें से वेक्टर कौन है। क्या Q1 है? बिल्कुल नहीं। Q2 है? बिल्कुल नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट था। R12 वेक्टर है। अब जो फार्मूले में बच्चों वेक्टर होता है उसके यूनिट वेक्टर से, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, किसी भी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर बनाना हो तो उसके फार्मूले में बच्चों ये ढूंढिए उसमें से वेक्टर कौन सा है। जो भी वेक्टर हो, जनरली पोजीशन ही होता है, तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ जरा गौर करिए। F21 वेक्टर इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, R12 के मॉड का स्क्वायर इनटू R12 का कैप। ये कैप मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम ही, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बच्चों वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको अपनी डायरेक्शन दे देता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको अपनी डायरेक्शन दे देता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर इनटू, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? अब अगर इसको फर्दर फिर से सॉल्व कर दे बच्चों तो ये क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा जरा R12 के मॉड का Q और R12 वेक्टर, ठीक। तो क्या मेरा F21 कैलकुलेट हो गया? इक्वेशन नंबर मेरा 1 है, हाँ या ना। ध्यान से देखिएगा 2 1 है तो यहाँ 1 2 आया है। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, कैसे आया है ये बात मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। ए से बी पे लग रहा है, ए से बी पे, तो ए बी लो गया और उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ या ना। क्या ये क्लियर हो रही है सबको? वेक्टर फॉर्म बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है, पर आपको कुछ नहीं किया बच्चे, हमने सिर्फ दो चार्ज का पोजीशन लिया, ठीक, उनके बीच की डिस्टेंस निकाली R12, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही काम किया हमने बस, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक। अब चलिए बच्चों इक्वेशन 1 निकाल लिया। सिमिलरली जब बी से ए पे निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, जरा गौर करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस एक बात इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गौर से देखिएगा। सिमिलरली अगर F12 निकालू बच्चों में, सिमिलरली अगर F12 निकालू तो इसी फार्मूले को यूज करोगे, क्या, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ R21 होगा, 1 2 है तो यहाँ 2 1 हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा और R21 का वेक्टर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब गौर से देखना बच्चों, इतना पार्ट R12 निकालो, ए से बी निकालो या बी से ए निकालो, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, तो इतना पार्ट दोनों में सेम है, इन दोनों में इतना पार्ट सेम है, हाँ या ना। इक्वेशन 2 लिखा। अब ध्यान रखना बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख रहा हूँ, गौर करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर तो अगर मैं इसको लिखूं बच्चों, सिर्फ इतने पार्ट को आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। अगर R21 को लिखूं तो इसको लिखूंगा R1 माइनस R2, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, इस वाले पार्ट को, तो लिखूंगा R2 माइनस R1। जरा समझिएगा, इन दोनों को देखिए तो किसका डिफरेंस है, माइनस साइन का ना। अगर एक साइन नेगेटिव में बाहर ले लूं तो R21 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप कि F21 इक्वल टू माइनस टाइम्स F12 है, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है? F12 माइनस टाइम्स F12 है। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना बच्चों? समझ में आया कैसे हुआ है, ठीक। जरा समझिए, पहले आपने F21 निकाला, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं बच्चों। दो चार्ज लिया,
कि कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी अपनी एक ओरिजिन से इतनी दूर पे रखा ना, तो वो ओरिजिन से हमने डिफाइन किया कि ओ से ए की पोजीशन वेक्टर r1 है, ओ से बी का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो ओ ए आपका r1 हुआ और ओ बी आपका r2 हुआ। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ या ना बच्चों? ठीक है। अब r1 r2 निकल गया और ए बी निकालना था, ए बी निकालना था, तो पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्या कहता है कि ए बी इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना है? r2 माइनस r1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1 2 1 से 2 देख रहा हूँ, तो r1 2 ले लिया। अब वैसे भी इसको देखो तो कैसे लिखा है, 2 वाला पहले और 1 वाला बाद में, जैसे ये लगाया वैसे कॉन्सेप्ट है। हाँ या ना? ठीक है। अब यही बात हमने बी से ए पे ले लिया। अब सिंपल हमने कूलम्स लॉ लगा दिया। ठीक है, तो बाई कूलम्स लॉ फोर्स क्या होता है F2 पे? Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। ठीक, लेकिन वो मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब मुझे फोर्स को वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो फिजिक्स में बच्चों जब भी किसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोलता है, तो आप उस फार्मूले में ये ढूंढो कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। जनरली उसमें पोजीशन ही वेक्टर होता है। ठीक, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? फिर हमने उसी तरीके से इसको लिख दिया। यूनिट वेक्टर था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्यूब हो गया क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड थे, ये क्यूब हो गया, वैल्यू आ गई। क्लियर है? सिमिलरली मैंने ये देखा कि अगर F2 1 है तो यहाँ पे F12 है, यहाँ पे R12 है, यहाँ पे 1 2 था तो मैंने 2 1 कर दिया। सिमिलरली अब चाहो तो जैसे इसको किए थे वैसे इसको पूरा कर दो और इक्वेशन 2 तक आ जाओ। अब गौर करने वाली बात है, इतना पार्ट सेम है, इतना पार्ट सेम है दोनों में, मैग्नीट्यूड है तो सारा सेम लग रहा है। इसको देखो तो इसको लिखोगे R1 माइनस R2। R21 क्या है? R21 क्या है? R1 माइनस R2। R12 क्या है? R2 माइनस R1। तो माइनस का ही तो डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें किसका डिफरेंस आया? माइनस में। तो अगर मैं चाहूं बच्चों तो लिख सकता हूं F21 इक्वल टू माइनस टाइम्स F12। बोलो हाँ या ना? ठीक, ये माइनस एन क्यों आया? क्योंकि F12 की डायरेक्शन से अलग है, F21 की डायरेक्शन ऑब्वियस दिख भी रहा है, ये इधर है, ये इधर है। ठीक, यही क्या है? दिस शोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ या ना? ये न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जिसमें ये कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या इसकी बात समझ में आ पा रही है आपको? हाँ या ना? मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी कि क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए। अगर इसके वेक्टर फॉर्म में, कूलम्ब के वेक्टर फॉर्म में आपको दिक्कत है तो आप वेक्टर का जो 11th क्लास के लिए पढ़ाया गया बच्चों, उसके फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, शुरुआत के 15-20 मिनट में आपको ये सारी बातें बिल्कुल वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब कूलम्ब लॉ के न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों, तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक है थोड़ी सी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल टेक्निक्स क्या होती है, न्यूमेरिकल के लिए क्या सोचते हैं, हाउ टू थिंक, कैसे सोचोगे ये चीज, इस न्यूमेरिकल में मुझे क्या करना है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो चार्ज के बीच फोर्स आपको देखना है। पहली बात है, ऑलवेज ऑब्जर्व द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, हमेशा दो चार्ज के बीच में फोर्स देखिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए किसकी वजह से किस पे पूछ रहा है, किसकी वजह से किस वाले फोर्स पे पूछ रहा है, किस वाले चार्ज पे पूछ रहा है। हाँ या ना? किस वाले चार्ज पे पूछ रहा है। ठीक, तो उसके सबसे पहले डायरेक्शन बना दीजिए। ठीक, दो बातें होती है बच्चों, अगर कूलम्ब लॉ में फोर्स पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि रिपल्सिव है। क्या है बच्चों? रिपल्सिव है। और अगर फोर्स नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं अट्रैक्टिव है। फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। ठीक, या तो आप इस लॉजिक को लगाइए और चार्ज को साइन के साथ पुट कर दीजिए। ठीक है, दो तरीके से कूलम्ब लॉ को देखते हैं बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स को। पहला, चार्ज को अगर साइन के साथ पुट करना है तो इस लॉजिक को लगा लीजिएगा आखिरी में। दूसरा तरीका होता है कि आप पहले ही डायरेक्शन बना लीजिए और सीधे कैलकुलेशन करिए, इस सबकी झंझट में मत पड़िए। ठीक, तो एक बात सभी लोग ध्यान रखेंगे, कूलम्ब लॉ के फार्मूले को जब भी यूज करना है, चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करना है, चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करना है। आप सीधे सीधे उस सिस्टम में क्या करिएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बना दीजिए और अपनी कैलकुलेशन से स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दो चार्ज है Q1 और Q2, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ऑब्वियस है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर एक को रिपल करेगा तो दूसरा वाला भी करेगा, ये तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ा आपने। अगर एक को अट्रैक्ट करेगा तो एक को अट्रैक्ट करेगा। हाँ या ना? हमेशा ध्यान रखिएगा, एक की वजह से एक पे क्या इफेक्ट आएगा, इसी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। बार बार बच्चों एक वर्ड यूज होता है कूलम्ब लॉ के फोर्स में, बार बार हम इन चीजों पे आएंगे। क्या? इक्विलिब्रियम बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट जीरो होना चाहिए। एफ नेट जीरो होता है तो हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और अगर टाउ नेट जीरो होता है तो अगर हम मतलब टॉर्क नेट जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो होती है तो हम कहते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। हाँ या ना? ठीक है, तो एफ नेट जीरो होना चाहिए। अब एफ नेट जीरो करते समय कुछ बातें हम लोग को गौर करनी है, ध्यान देनी है बच्चों। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन है उसके लॉजिक को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो आपसे ये कहता है कि एक थर्ड चार्ज को हम कहां प्लेस करें। ध्यान रखिएगा, एक थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करें कि इक्विलिब्रियम बना रहे। हमसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दो चार्ज पहले से हैं, मैंने कहा कि तीसरा चार्ज लाओ और ला के वहां पे रख दो। कहां रखना है ये ढूंढना हमारा काम है, रखो ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। तो मैंने अभी बताया इक्विलिब्रियम बने रहने का मतलब क्या है बच्चों? फोर्स जीरो हो जाए। क्या हो जाए? फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। लेकिन वो समझना पड़ेगा ना, रखोगे कहां, एक कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने Q1 Q2 रखा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर चार्ज हमें प्लेस करने को कहेगा तो आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज मान के चलिएगा। आप ये सोचिए कि हमको क्या रखना है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कहा Q1 Q2 के एक पॉजिटिव चार्ज रखना है। अच्छा देखिए बच्चों,
हम कहीं और ऐसे नहीं रख सकते। कूलम्ब्स लॉ की दूसरी शर्त क्या थी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। तो आप या तो यहाँ रख सकते हैं, या तो यहाँ रख सकते हैं, या तो इन बिटवीन रख सकते हैं, कहीं बीच में बिल्कुल नहीं, मतलब इनके बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक, तीन ही पोजीशन तो है। अगर मैं कहूँ ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नीट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इस बात पे। ठीक, गौर करिएगा जरा सा इसको देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू रख दूं, यहाँ पे प्लस क्यू रख दूं और यहाँ पे प्लस क्यू रख दूं, सोचने वाली बातें है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगी। सोचिए एक बार, Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इधर ही फोर्स लगाएगा, हाँ या ना। क्या इस पे नेट फोर्स कभी जीरो होगा? नहीं, नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब दोनों अपोजिट होंगे। दोनों अपोजिट होंगे तभी तो, हाँ या ना। तो क्या अपोजिट है? नहीं। इसका मतलब अगर ये Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं बच्चों, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो आप इसको रख नहीं सकते। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आप वही बात हो जाएगी, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी हम कभी नहीं रख पाएंगे। कब? जब दोनों चार्ज कैसे गिवन हो। ठीक, अब चलिए यहाँ पे सोचते हैं एक बार, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये Q1 इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, हाँ या ना, बोर्ड से नजर नहीं हटाना, ध्यान दीजिएगा। Q2 इसको इधर रिपेल करेगा। एक पॉसिबिलिटी है बच्चों कि एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलिए, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बात, ये कुछ न्यूमेरिकल के लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको केवल। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ सोचिए, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ कभी नहीं रख सकते, इधर और इधर रख सकते हैं। तो क्या बात समझ में आ रही है आपको? अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज दिया हो और तीसरा चार्ज रखना हो तो हमेशा कहाँ रख पाओगे, इन बिटवीन। दोनों पॉजिटिव हो तब भी और दोनों नेगेटिव हो तब भी। अगर अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो आपको आइदर साइड रख सकते हो, किसी भी चार्ज की तरफ रख सकते हो, बाहर की तरफ, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, तो एक किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अभी न्यूमेरिकल पे पार्ट हम जब चलेंगे तो आपको ये सारी बातें वहाँ पे दिखेंगी न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो वहाँ पे किया जाएगा बच्चों। क्या ये बात क्लियर है सबको इतनी, ये कैसे करनी है, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, जरा देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक ये पढ़ा है अभी आगे, Fm इक्वल टू, पीछे पढ़ा आप लोगों ने इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, जरा सा गौर करिएगा, ये क्या कह रहा है कि एयर में फोर्स, F नॉट का मतलब क्या है, दो चार्ज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स, अगर उन्हीं चार्ज सिस्टम को आप किसी और मीडियम में लेके जाएंगे तो फोर्स कितनी लगेगी, 1/k टाइम्स। इसका मतलब डायलेक्ट्रिक किसी मीडियम में ले जाने पर फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये भी तो इस बात पर डिपेंड है कि k की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, k की वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं एयर के लिए, सिंपली वैक्यूम के लिए, कभी कभी ड्राई एयर के लिए भी कहता है, तो उसके लिए 1.005 होता है बच्चों। और k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल्स के लिए। इसके लिए बच्चों, मेटल्स के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी मेटल के बीच में, मेटल अगर दोनों चार्ज को, अगर एक मेटल में दोनों चार्ज रख दोगे तो उनके बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ही नहीं होती बच्चों। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो इस लॉजिक को आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इस कारण वहां पे फोर्स जीरो लगने लगता है, हाँ या ना। ठीक, ये बात सबको क्लियर हो रही है? ये लॉजिक आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, सिंपली जब इस पे अभी न्यूमेरिकल आएगा आगे तो हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है,